जिम से सिर्फ मसल ब्रेक होता है, मसल बिल्ड आपका किचन में होता है। सेम ऐसे ही जिम बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। वर्कआउट फिजिकली एक्टिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट उसका परसेंटेज मात्र 30% है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के पॉडकास्ट में। और आज हमारे पॉडकास्ट का सब्जेक्ट रहेगा हेल्थ एंड फिटनेस। और मैं आज इस पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने वाला हूं। शी हैज़ अबाउट 7 ईयर्स एक्सपीरियंस और पिछले 7 सालों में उन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपनी नॉलेज के ज़रिए, अपनी एक्सपीरियंस के ज़रिए 500 से ज़्यादा लोगों की मदद करी है, उनको फिटनेस रहने में, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में। और वो आज भी उसमें बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर का उनका एक अमेजिंग बेस है। तो मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ हमारी शानदार डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट प्रतिभा राठौड़ से। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट प्रतिभा मैम। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। ओके, तो प्रतिभा मैम कुछ सवालों से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और इस इंडस्ट्री में आना कैसा हुआ? सर मेरा नाम प्रतिभा राठौड़ है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं और मैं इस इंडस्ट्री से मेरी मुलाकात 7 इयर्स पहले हुई थी, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजर रही थी, हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रही थी। मेरा वेट ऑलमोस्ट 92 kg था। तो जब एक्चुअली हमें इम्पोर्टेंस हेल्थ की ना तभी पता चलती है जब ऑलरेडी हम उससे सफ़र कर चुके होते हैं। तो मैं उस स्टेज में थी, मैंने अपने आप को वहाँ से ओवरकम किया। देन आई रियलाइज कि इस नॉलेज की ज़रूरत एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को है, स्पेशली मेल्स, फीमेल्स। आफ्टर 30 है ना शैलेंद्र सर, मैंने देखा है कि लोग इतने कॉन्शियस नहीं होते अपनी हेल्थ के लिए। वो ज़्यादातर अपने कैरियर में और अपने मनी मेकिंग में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करते। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकती हूँ कि मैं उन लोगों को एजुकेट करूँ उनकी हेल्थ के बारे में, कि वो किस तरह से अपने छोटे लाइफस्टाइल करेक्शन करके एक बेस्ट हेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरीके से मेरी मुलाकात और मेरी इस प्रोफेशन में हुई सर। अमेजिंग। तो इससे पहले आप किसी प्रोफेशन में थे या आपका फर्स्ट प्रोफेशन यही था? नहीं सर, मैं इससे पहले आपको बहुत हैरानी होगी, और मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बहुत सारा कुछ लाइफ में किया हुआ है। मैं कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं मास्टर इन इकोनॉमिक्स हूँ, मास्टर इन मैं एक अपना हिस्ट्री हूँ। सो ये सारे सब्जेक्ट्स अलग रह गए और इतनी सारी पढ़ाई करने के बावजूद मैं इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रही थी। तो उसके बाद सर मैं अपने इस प्रोफेशन में आई और मैंने इससे रिलेटेड एजुकेशन गेन करना शुरू किया। तो मतलब बाई चांस इस फील्ड में आना आपका हुआ? हाँ सर, यू कैन से बाई चांस मैं इस एज के उस एरा में आई थिंक 30s में रहे होंगे, जब अर्ली 30s में रहे होंगे जब आपने शुरू किया होगा, तो आपको लगा नहीं कि इस एज में नए एरिया में जाना और लोगों को एजुकेट करना आसान रहा होगा आपके लिए? सर है ना, मैंने सोच लिया था, जो मैंने सोच लिया था मुझे करना था, क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन था, लोगों तक अवेयरनेस को लेकर जाना। प्रोफेशन ये बाद में ऑटोमेटिकली बन गया। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए आई थी कि मैं लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करूं। तो आपने 2 चीज़ों के बारे में मैं आपकी डिग्री में पढ़ता हूँ या आपकी एजुकेशन है, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। क्या ये दोनों एक चीज़ है या अलग है? नहीं सर, ये बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये दोनों एक नहीं है। डाइटिशियन एज ए क्लिनिकल टर्म है। न्यूट्रिशनिस्ट जिन्हें न्यूट्रिशन की बारीकी से नॉलेज होती है कि आपको डाइट में क्या, कब और कैसे लेना है। ओके, थोड़ा सा और डिटेल से बताएंगे, डाइटिशियंस क्या करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं? सर डाइटिशियन जर्नली जैसे आप किसी पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आपको जैसे फैटी लीवर है, आप प्रेग्नेंट हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी है, आप किसी लाइफस्टाइल के बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, नाम लेना भी अच्छा लगता है जैसे कैंसर, डिफरेंट टाइप ऑफ, तो उसके बाद आपकी रिकवरी में क्या डाइट रहेगी वो एक डाइटिशियन आपको सेट करके देता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं लैक हो जाता है वहाँ पे, उन कमियों को पूरा एक न्यूट्रिशनिस्ट कर पाती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हाँ, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सर। ओके, तो आपकी प्रोफाइल को जब मैं चेक करता हूँ तो आई वॉज रियली सरप्राइज कि 30s की एज में आकर के आपने अब तक 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से उनको हेल्थ दी है। तो ये कैसा लगता है सुनने में आपको? सर ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत बेहद खुशी होती है कि जब लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, कि जब वो माइनर छोटे अपने रूटीन में बदलाव करके भी बहुत अच्छा फील करते हैं, वो अपने वेट को रिड्यूस कर पाते हैं और जैसे जैसे उनका वेट कम होने लगता है वो और चैलेंजेस से रिकवर करने लगते हैं,
तो बहुत माइंड फ्लोइंग फीलिंग आती है। स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं था लोगों को छोटे चैलेंजेस के बारे में कि आप ये छोटे बदलाव करके भी आप ऐसे कर सकते हो, बट जब आप कॉन्टिन्यूस इस चीज़ में लगे रहते हो तो सक्सेस आपको मिलती है और मुझे मिली। अब तक सर मेरे पास मोर देन 500 से ज़्यादा सेटिस्फाइड स्टूडेंट है, इंडिया में नहीं ऑल ओवर इंटरनेशनली भी, जैसे सिंगापुर, यूएस और अभी रिसेंटली मॉरिशस में सर मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट आया था जिससे हाइपोथायराइड था और डॉक्टर ने वहाँ उनको कम्प्लीटली मना कर दिया था कि वो वेट रिड्यूस नहीं कर सकती। और बट हमने उन्हें एक होप दी, मेरी टीम ने उन्हें होप दी कि आप अपने कुछ लाइफस्टाइल करेक्शन करके आप ओवरकम कर सकते हैं। एंड शी फील अमेजिंग। उन्होंने अपना 15 kg गजब का वेट लॉस किया है और वो कहते हैं कि आजकल मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग लग रहा है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपने बताया कि ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो लोग ओबेसिटी की तरफ ध्यान देते नहीं है एक्चुअल में। उनको लगता है कि मेरे हेल्थ चैलेंजेस अलग हैं और मेरी ओबेसिटी अलग है। तो इन दोनों के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल सर, लोगों को लगता है कि ओबेसिटी और हेल्थ चैलेंजेस अलग है। हेल्थ चैलेंजेस बोले तो बीपी है तो एक टैबलेट खा लो, डायबिटीज़ है तो उसके लिए आप एक टैबलेट खा लो, थायराइड हो गया तो उसका एक मॉर्निंग में आपको एक टैबलेट खाना है, दैट्स इट। ओबेसिटी तो मैं भी मोटा हूँ, मेरे परिवार में मोटे, मेरे पेरेंट्स भी मोटे, उनको लगता है कि ये इस नॉर्मल थिंग। नो, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप अपना वेट रिड्यूस करते हो तो 90% आप बहुत सारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस से रिकवर कर सकते हो। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ओबेसिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपके आजकल के लाइफस्टाइल चैलेंजेस। बिल्कुल। ओके, तो इनको बदलने के लिए बेसिकली किस पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज से रिवर्स होना चाहते हैं, वो ज़्यादातर या तो जिम के आसपास नज़र आते हैं या फिर गार्डन के आसपास नज़र आते हैं या अपना खाना छोड़ते हुए नज़र आते हैं या उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पूरा भारत चल रहा है, उनको लगता है चलते रहो, वॉक करते रहो, आप पतले हो जाओगे। वर्किंग जिम से सिर्फ मसल ब्रेक होता है, मसल बिल्ड आपका किचन में होता है। सेम ऐसे ही जिम बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। वर्कआउट फिजिकली एक्टिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट उसका परसेंटेज मात्र 30% है। 70% आपका लाइफस्टाइल है, आप कब खाते हो, कितना खाते हो, कैसे खाते हो, आपका स्लीप साइकिल, आपका स्ट्रेस, आपका वाटर इनटेक, बहुत सारे फैक्टर्स और वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ वर्कआउट ही नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चल भी नहीं पाते, उनका वेट रिड्यूस किया है, उनके लाइफस्टाइल के करेक्शन करके, उनके कैलोरी को मैनेज करके, उनके खाने में न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करा के और उनको समझा के कि न्यूट्रिशन इस टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिस सिनेरियो में हम गुजर रहे हैं। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अकेला वर्कआउट से कुछ नहीं होने वाला, आपको खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो खाने के अलावा और वर्कआउट के अलावा भी किन्हीं और चीज़ों का रोल है इसमें? बिल्कुल सर, स्ट्रेस का जो ऑनगोइंग अब जो 30s में है और अब 35-33 के जब कैरियर का इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो कहीं ना कहीं खाना निगलेक्ट होता है और स्ट्रेस होने से हमारी बॉडी कार्टिसोल रिलीज करती है जो हमारे बॉडी में फैट को डिपॉजिट करता है। इवन हमें अनहेल्दी क्रेविंग के लिए भी मोटिवेट करता है। जितने भी आपको लोग देखेंगे, कोई स्मोक कर रहा है या फिर कोई ड्रिंक करना चाह रहा है या फिर कोई अनहेल्दी ईटिंग कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है उसकी बॉडी डेफिशिट है, न्यूट्रिशन डेफिशिट होने की वजह से उनके साथ ऐसा होता है। आपने एक वर्ड यूज़ किया, न्यूट्रिशन डेफिशिट। तो आजकल लोग न्यूट्रिशन के नाम से बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटीन यूज़ करते हैं या मल्टीविटामिन्स यूज़ करते हैं या कैल्शियम यूज़ करते हैं। तो लोग कहते हैं ये तो बड़े हार्मफुल हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। दे वांट टू बी ऑन नेचुरल डाइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल डाइट एंड न्यूट्रिशन? ये दोनों में क्या रिलेशन है? सर न्यूट्रिशन भी नेचुरली होता है, ये अपना अपना थॉट प्रोसेस है। आटा भी तो आप पिसा हुआ ही खाते हो, आप कौन सा गेहूँ डायरेक्ट खा रहे हो, तो ये कम्प्लीटली एक मिथ है। न्यूट्रिशन आज के टाइम की नीड है, चाहे हम आज नहीं तो कल हमें न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी में हमारे फ़ोन, हमारी गाड़ी स्मार्ट हो चुकी है, हमें हमारे फूड को भी स्मार्ट करने की ज़रूरत है और हमारे खाने में न्यूट्रिएंट को ऐड ऑन करना है। प्रोटीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन हमारी बॉडी की नीड है। हमारे पैरों के नाखून से लेकर बालों तक प्रोटीन से बने हुए हैं। ओके, तो प्रोटीन को सेलेक्ट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसकी पीडीकास्ट वैल्यू का हमें ख्याल रखना चाहिए, वो किस सोर्स से आ रहा है और एक प्रॉपर एक कोच की और डॉक्टर के गाइडेंस में अपने प्रोटीन को सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, और कोई बेसिक न्यूट्रिशन इसके अलावा कोई सजेस्ट करना चाहें आप? कैल्शियम, विटामिन D3, B12, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे खाने में डेफिशिट हैं और उनको हमें लेना ही पड़ेगा। उनको लेना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। और अगले पार्ट के लिए हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और मैं निश्चित रूप से और बहुत सारी क्वेश्चन आपके पूछने वाला हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।